बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सब। मुस्कुराते सब का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन, और आगाज़ के साथ ही आपको आज बताते चले कि बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आज 75वीं बरसी हम सब मना रहे हैं। हम सबको अंदाज़ा है जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वफ़ात हुई थी, जब जाहिर सी बात है हम लोग तो दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन जैसा मैंने लीडर आज तक दुनिया में नहीं देखा। वो जो जज्बा उन्होंने जो कौम के अंदर क्रिएट किया, और उन्होंने जो हम सब के अंदर जज्बा जगाया, हमारे आबाओ अजदाद जो भी पाकिस्तान बनाने में जिन्होंने अपना जाने सर्फ की, तो मैं ये समझती हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी पूरी ज़िंदगियों में। हम जितना एहसान उनका माने उतना कम है, क्योंकि हम अगर वो ना होते तो हमारा मुल्क पाकिस्तान आज आज़ाद ना होता। उनकी कोशिशें, उनकी काविशें, उनकी जो है वो दीदा दिलेरी, जो उन्होंने पूरी एक कौम को यकजहत किया, इत्तेहाद दिलाया और सबको यकीन दिलाया कि हाँ आप लोग कर सकते हो। तो हमें अभी फ़िलहाल, अगर मैं कायदे आज़म की पूरी ज़िंदगी पर रोशनी डालूँ और मैं पूरा जैसे सब चीज़ें देख रहे होते हैं ना, तो दिल ये चाहता है कि हमें अभी इस वक्त एक ऐसे ही लीडर की तलाश है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह हमारी पूरी कौम को समेट ले, हमें यूनिटी का दर्ज दे, हमें इत्तेहाद के बारे में बताए, हमें ये बताए कि हमें अब जो है बहैसियत कौम क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या लाए अमल करें। क्योंकि हर कोई जो है बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, हम सब यही देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें एक ऐसा ज़िंदगी में एक लीडर चाहिए जो हमें राह फरार दिलाए इस सारी मुश्किलात से, सारी परेशानियों से, और हमारी ज़िंदगियों में जो है वो खुशियाँ बिखेर दे। और हमारी ज़िंदगियों में जो ये मसाइल है ना बहुत सारे, जिसमें महंगाई भी है, जिसमें बिजली के बिल भी हैं, और पता नहीं कितनी ज़्यादा जो है परेशानियों से हम लोग गुजर रहे हैं, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग कराची के रहने वाले। तो कराची में जो अहवाल है, अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने देखा मज़ार कायद पर बड़ी रंगारंग तकारीब चल रही हैं, इनाकाद किया गया है कुरान ख्वानी का, और हमारे शुजात कुरैशी मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। अभी हम लाइन पे हैं हमारे साथ जी, हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पर शुजात कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शुजात, फरमाइएगा क्या अहवाल है मज़ार कायद का? देखें, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 75वीं आज बरसी है, और जो है इस मौके पर वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और गवर्नर सिंध ने यहाँ पर हाजिरी दी, जबकि वज़ीर आला के साथ उनकी निगरां काबीना भी मौजूद थी, और यहाँ पर उन्होंने फूल रखे, फातह खानी की, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ भी की। मीडिया से बातचीत उन्होंने की, कहा कि कायदे आज़म ने जो है पाकिस्तान बनाया और उनकी खिदमत जो है उसकी वजह से आज हम एक आज़ाद फिजा में सांस लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी खिदमत जो है हमारे लिए मसले राह है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें कायदे आज़म की स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जबकि इसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने सियासी गुफ्तगू भी की और कहा कि जो मुल्क की सूरत हाल है, खास तौर पर जो मईशत की सूरत हाल है, एनर्जी क्राइसिस है, उस पर जो है हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं। और गवर्नर ने ये भी कहा कि हम फेडरल से बात कर रहे हैं, और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे खासतौर पर जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं वो आज आएंगे, ताजिरों से मुलाकात करेंगे। जो एक इशू उठा हुआ है कि एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए, उसको काबू पाने के लिए हमें मार्केटें जो हैं जल्दी खोलना होंगी और जल्दी बंद करना होंगी। तो इस हवाले से उन्होंने ताजिरों को आज तलब किया है, बुलाया है, मुलाकात होगी। तो ये बहुत जल्द फैसला होने जा रहा है। इसी तरह से तीनों मुसल्लह फौजों के नुमाइंदे जो है उन्होंने हाजिरी दी, जिसमें पाक फौज, नेवी और एयरफोर्स के नुमाइंदे शामिल हैं। उन्होंने भी फूल रखे, फातह खानी की, और यादाश्त जो दस्तखत होते हैं वहाँ पर अपने तासुरात दर्ज किए। जबकि उसके बाद जब से कुछ देर बाद मैं कराची मुर्तज़ा वहाँ भी यहाँ पर हाजिरी देने के लिए आएंगे। जी ठीक है शुजात, मुझे बताइएगा, आपने फरमाया कि दुकानें जल्द बंद करेंगे और जल्द दुकानें खोलेंगे, इस बारे में जो है वो ताजिरों का क्या लाएमल है? वो क्या इस बात पे मान जाएंगे या फिर अभी ज़ेरे गौर ये फैसला चल रहा है? देखें, अभी इस हवाले से हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ये तजवीज़ ज़ेरे गौर ज़रूर है। और ख़ास तौर पे कराची के डायनेमिक्स बड़े चेंज हैं। तो कराची के ताजिरों का मानना यह है कि कराची वाले रात भर जागते हैं, और अगर हम सुबह दुकानें खोल भी लें
तो उसका फायदा इसलिए नहीं है कि 1 बजे से पहले तक या 12 बजे तक जो है कोई कस्टमर भी नहीं आता। तो हम अगर शाम 6 बजे दुकानें बंद कर देंगे तो हम पहले ही मईशत में हमारा बड़ा बुरा हाल है, कारोबार वैसे भी नहीं है। अगर हम सुबह जल्दी दुकानें खोलेंगे और जल्दी बंद करेंगे तो हमारा कारोबार और मजीद ठप होकर रह जाएगा। तो इस पर आज जो है गवर्नर ने इजलास तलब किया है और तमाम ताजिर को, चाहे वो चैम्बर के हों या फेडरेशन के हों, उन सबको बुलाया है। वफाकी वजीर तवानाई से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, वो तजावीज़ अपनी देंगे। उसके बाद जो है हतमी फैसला होगा, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबों को इख्तियार होता है कि वो इंतजामी फैसले खुद करें। तो अब ये जो मुलाकात है बड़ी अहमियत की हामिल समझी जा रही है। हमने जो कराची के ताजिरों से बात की है इस हवाले से, तो मिला जुला रुझान हमें नजर आता है। कुछ का कहना यह भी है कि अगर हम अगेंस्ट द नेचर जाएंगे तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो नेचर कहती है कि सुबह से कारोबार किया जाए, रिस्क तलाश किया जाए तो उसमें बरकत भी होती है। तो अगर हम अपनी आदत को तब्दील करें तो यकीनी तौर पर सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब जो एक फैक्टर ये भी है, वो कहता है कि जब तक अशराफिया अपने अखराजात कम नहीं करेगी तो उसको तब तक जो है मईशत को बेहतर नहीं किया जा सकता। हमें तो कहा जाता है कि दुकानें जल्दी खोलें, जल्दी बंद करें, लेकिन अशराफिया अपने अखराजात कम नहीं करती। दफातर खाली होते हैं, उसके बावजूद जो है तमाम लाइट्स चल रही होती हैं, ऐसी भी चल रहा होता है। तो अब ये अखराजात अपने कब कम करेंगे? तमाम तर जो कुर्बानियां हैं वो आवाम को ताजिर ही क्यों दें? ये हुक्काम जो है ये कब अपने जो है कुर्बानियां देंगे, ये अपना जो है फर्ज अदा कब करेंगे? तो जब तक ये अदा नहीं करेंगे अपना फर्ज तो हमसे ये क्यों करते हैं? तो ये सूरत-ए-हाल बड़ी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस पर बहुत जल्द हतमी फैसला कर लिया जाएगा। ठीक है, और मुझे ये बताइएगा कि बाबा कौम की आज हम बरसी मना रहे 75वीं, वहाँ पे इंतजामात कैसे थे शुजात? देखिए, इंतजामात की अगर बात की जाए तो कोई इतने खास नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी तो हमेशा यहाँ पे बढ़ी हुई होती है। लेकिन जब कोई वीआईपी प्रोटोकॉल या वीआईपी मूवमेंट होती है तो यहाँ पर इजाफी नफरी तलब की जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पाक फौज के जवान भी हैं, रेंजर्स पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके बाद जो है पब्लिक को जब यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट खत्म हो जाती है तो पब्लिक के लिए ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मज़ार कायद की जो प्रीमिसेस है वहाँ तक तो आने दिया जाता है, लेकिन मज़ार यानी जहाँ पर कब्र है वहाँ पर आने की इजाज़त पब्लिक को नहीं दी जाती है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। क्योंकि जब यहाँ पे पब्लिक को एक्सेस दिया था तो पब्लिक जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, उस पर वो जो चढ़ने की कोशिश करते थे, उसके बाद से ये सूरत-ए-हाल डेवलप हुई। तो फिर यहाँ पे पब्लिक को एक्सेस मना कर दिया गया। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पब्लिक अगर ताउन करे तो पब्लिक को जो है फिर आगे आने का मौका दिया जाएगा, उन्हें भी मज़ार पर हाजिरी देने की जो है इजाजत दी जाएगी। ठीक है शुजात, बताइए कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया, तो क्या वो इख्तिताम पजीर हो गई है या चल रही है कुरान खानी अभी तक? देखिए, कुरान खानी इस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम आमतौर पर मसाजिद में करते हैं। यहाँ पर फातिह खानी जरूर होती है और जितने भी नुमाइंदान यहाँ पर पहुँचते हैं हाजिरी देने के लिए वो फूल भी रखते हैं, और रीत रखने के बाद जो है वो फातिह खानी करते हैं और इसी तरह से मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी करते हैं। फिर उसके बाद जो एक बुक होती है जिसको हम याददाश्त की बुक कहते हैं, उस पर अपने तासुरात दर्ज करते हैं, और हम देखते हैं उसके बाद फिर लोग जो मीडिया टॉक की जाती है, फिर उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, रूटीन प्रैक्टिस है। जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है तो यहाँ पर हाई ऑफिसर्स आते हैं, हाजिरी देते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर पब्लिक को आने की यहाँ पर इजाजत दी जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुजात कुरैशी। जी नाज़रीन, ये थे शुजात कुरैशी हमारे नुमाइंदे मेट्रो न्यूज़ के, इनसे हमने जाना अहवाल, और यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोग कहीं जाएगा मत, दिखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराती सुबह, और अब बात करेंगे आई इन्फेक्शन के हवाले से। चश्मे आशूब जो कि कराची में मुझे लगता है कुछ ही लोग रह गए होंगे जो इस चीज़ से जो है वो बचे हुए होंगे, वरना हर किसी की जो है वो आंखों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, सब लोग इन्फेक्टेड हैं। और क्या मतलब इसके लिए, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये देखने से हो जाता है तो हम ब्लैक चश्मा लगा लेते हैं, या हाथ में लाने से होता है, या जो आंखों का जो लुआब होता है उसकी वजह से आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हमारे साथ कॉल पर मौजूद डॉक्टर जयपाल, उनसे जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब?
जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वेलकम कहते हैं सर हम मुस्कुराती सुबह में। ये जानना चाहेंगे आई इन्फेक्शन के हवाले से डॉक्टर साहब कि ये जो है कब तक वबा थमेगी या फिर कराची का हर शहरी जो है वो इससे मुस्तफीद होगा? अच्छा, इसमें देखो, जैसे हमें कोरोना से गुजरे हैं ना, इसी तरह ये भी एक वायरस होता है और इसका नाम एडिनो वायरस होता है, जिससे ये इन्फेक्शन होता है। दूसरा, हमारा एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे बच्चों को स्कूलों में हैंड वॉशिंग की प्रॉपर तरबियत नहीं दी जाती, या कंटामिनेशन से हम दूसरों को कैसे बचाएं, तो ये बड़ा एक मसला है। और अभी तो मॉर्निंग शो की वजह से कुछ हेल्थ का लोगों को अवेयरनेस मिल जाती है, लेकिन अभी भी बहुत सारी लोगों को जरूरत है उनको सिखाने की, समझाने की। तो ये एडिनो वायरस जो इन्फेक्शन होता है, तो इसमें वैसे कोई भी दवाई डालनी नहीं होती। वायरस खुद ही एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो खुद खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हमें जब प्रॉपर वॉशिंग की तरबियत नहीं होती, तो खवातीन क्या करती हैं, जब मेरे पास आ रही हैं तो उनके डिस्चार्ज पस भी आ रही है आंख में, तो इसकी वायरस की वजह से वो होता नहीं है ये पस, लेकिन उनको क्या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। क्या एक औरत है जो बुर्का पहनी हुई तो बुर्के से आंख को साफ कर रही होती है, एक घर में कोई आदमी है तो रुमाल से बार बार उसको पूरा दिन एक ही रुमाल इस्तेमाल कर रहा है, कोई तौलिए से इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपना हाथ लगा रहा है, तो उससे क्या उनको कंटामिनेशन होके बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ आ जाता है। तो उनको वैसे ये वायरस तो खुद ही सब उसमें तो सिर्फ ठंडा पानी लगाना होता है और आप लगाते रहें तो वो चला जाएगा। अगर दर्द है तो दर्द की गोली खा लें, लेकिन इसको कंटामिनेशन बहुत। अच्छा, ये देखने से, जैसे आपने इंट्रो में बताया, देखने से नहीं लगता। अगर देखने से लगता तो सारे आई स्पेशलिस्ट जितने हैं उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, मेरी भी हो जाती हैं। लेकिन ये देखने से नहीं लगता, ये टच करने से होता है। टच भी क्या होता है, जिससे हम कोरोना से बचाते थे अपने हाथ को। मतलब कि एक तो जिसको ये आई इन्फेक्शन हो जाए उसको चाहिए कि किसी से हैंड शेकिंग ना करे, हाथ ना मिलाए। ठीक है। नंबर 2, वो अपने हाथ भी घंटे 2 घंटे के बाद वॉश करता रहे। नंबर 3, वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करे, रुमाल का, तौलिए का इनका ना करे। अच्छा, चौथे नंबर पे वो उसकी चीजों को कोई और टच ना करे, जैसे उसकी मोबाइल है, उसका लैपटॉप है, उसका तौलिया है। अगर कोई भी आदमी उसकी चीजों को टच करता है और वो अपना हाथ दोबारा अपनी आंखों को लगाता है, तब ये इन्फेक्शन लग जाता है। अच्छा, दूसरा ये एक पॉसिबिलिटी होती है, अगर वो कोई छींकें आ रही हैं उसको या खांस रहा है, उस अपना हाथ से या उस पे रुमाल नहीं रखता, तो उसके स्नीजिंग या उससे भी एक वो स्प्रेड कर सकता है अगर कोई दूसरा आदमी करीब है। तो हमें चाहिए कि उस आदमी की एक तो तरबियत होनी चाहिए। अच्छा, उसी घर में जो उसको ड्रॉप डालेगा उसकी आंख में, वो डालने के बाद अगर हाथ अपने तो वॉश नहीं करेगा और उसकी आंख को उसने हाथ लगाया और अपनी आंख को वो मसलता है, तो इसलिए पूरे घर के फैमिली मेंबरों में ये स्प्रेड हो रहा है। अच्छा, जी, तो हमें लोगों को बताना है कि किसको आप जिसको भी हो वो किसी से हाथ में हो। दूसरे स्कूलों में भी क्या वो स्कूल का बच्चा उसको 1-2 दिन के लिए नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर केयर नहीं ली जाती। वैसे एकेडमिक ये होता है कि वो अगर प्रॉपर हमें सिखाया जाए तो उन पे मना नहीं होता, बच्चा स्कूल अटेंड कर सकता है, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि ये देखने से नहीं लगता है। लेकिन कंटामिनेशन वो उसको रोकी नहीं जाती, बराबर तरबियत नहीं होती, वो बच्चा दूसरे बच्चों के लंच बॉक्स को हाथ लगाएगा या साथ मिलेंगे या हाथ मिलाएंगे। तो इस तरह एक या ऑफिस वर्क में भी सेम तरीका होता है। तो जो ऑफिस में आ रहे हैं वो दूसरों से हाथ भी मिला रहे हैं, उसकी चीजों को टच भी लोग कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि कंटामिनेशन को बचाएं। दूसरा, लोगों को बताएं कि ये टोटके इस्तेमाल न करें। कोई के गुलाब डाल रहा है, कोई अपनी मर्जी से बेनिसोल ड्रॉप डाल रहा है जी। तो इनको चाहिए कि इससे नुकसानात होते हैं। जब 20-30-40 रुपए में गुलाब के फूल नहीं मिलते तो पानी कहाँ से मिलता है? exactly. तो इनको चाहिए कि वो अपना ठंडा पानी घर का लगाते रहें। अगर लेकिन जब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है तो हमें एंटीबायोटिक ड्रॉप उनको आंख के लिए देने पड़ते हैं। और कुछ लोगों में कभी कभी उनमें मेम्ब्रेन भी बन जाती है, जो आंख के डॉक्टर को उसको हटाना पड़ता है, लेकिन वो सब मरीजों में मेम्ब्रेन नहीं बनती। तो हमें चाहिए कि उनको मरीजों को कि अगर उनको तकलीफ हो रही है तो सरकारी अस्पतालों में जहाँ फीस नहीं लगती, अगर वो फीस नहीं देना चाहते
आधे मरीज तो हमारे से मोबाइल पे पूछ लेते हैं कि मैं ड्रॉप कौन सा इस्तेमाल करूं, कि वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। तो उनको चाहिए कि सरकारी अस्पताल में दिखा दें, वहाँ भी डॉक्टर होते हैं, वही क्वालिफाइड डॉक्टर बैठे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि आदत हो गई है, तो हमारे यहाँ लोग सेल्फ मेडिकेशन खुद जाके मेडिकल स्टोर से कतरे लेके डाल रहे हैं, तो उससे नुकसानात होते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, इसकी मुद्दत जी। कितनी है? ये इन्फेक्शन जो है वो खुद ब खुद आपने फरमाया कि खत्म हो जाएगा, लेकिन कितनी दिनों में खत्म होता है ये? अच्छा, ये इसका देखो मुद्दत 2 दिन भी हो सकती है, 2 हफ्ते भी हो सकती है। डिफरेंट लोगों पे इसका डिफरेंट डिपेंड करता है कि उनका इम्यूनिटी पावर कैसा है। कोई तो मरीज 2 दिन में सही हो जाते हैं, किनको हफ्ता 10 दिन लग जाता है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उनको अगर तकलीफ बढ़ती जा रही है तो फिर तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हर दिन उनकी तकलीफ 10%, 5% कम होती जा रही है तो उसको तो वही ठंडा पानी लगाते रहें। वैसे ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप डाले जाते हैं। बाकी अगर प्रॉब्लम हो जाता है फिर एंटीबायोटिक और समटाइम्स हमें कार्टिसोन ड्रॉप्स भी देने पड़ते हैं कि इनकी इन्फ्लेमेशन ज्यादा है या उनको इचिंग ज्यादा हो रही है। तो हर पेशेंट पे वेरी करता है, लेकिन ठंडा पानी लगाना और ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप डालना जो आते हैं वो तो कोई भी डाल सकता है बगैर डॉक्टर के मशवरे के। लेकिन हमारे मुल्क में बगैर इसके डाले भी जाते हैं, दवाइयाँ मिल भी जाते हैं। और कई तो घर में किसी के महीने, 2 महीने, 3 महीने की पहले की दवाई पड़ी होती है। हर दवाई के लेबल पे लिखा होता है कि इसका ढक्कन खोलने के बाद 1 महीने के बाद इस्तेमाल न करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। लेकिन वो लोग 3-3 महीने, 6 महीने के बाद भी कर रहे होते हैं। तो ये लोगों को समझाने के आप अच्छा कर रही हैं कि आप लोगों अपने एक मॉर्निंग शो के जरिए लोगों को एक मालूमात पहुंचा रही हैं। तो इस तरह तमाम टीवी वालों को करना चाहिए। और लोगों तक जब तक हम, इसलिए तो हम पोलियो फ्री नहीं हो पा रहे, हम टीबी फ्री भी नहीं है, उसमें भी फंसे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें तब मुमकिन हो सकती हैं जब हम लोगों को शऊर देंगे। सिलेबस में भी लेसन डालने पड़ेंगे और मीडिया के जरिए मैक्सिमम मालूमात लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसकी अलामात जो है वो क्या सिर्फ आंखों में ही जो है वो इरिटेशन होती है, या किसी किसी को बुखार भी हो जाता है, सर में भी दर्द होता है? हर किसी की डिफरेंट अलामात होती है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें हो जाता है, कुछ लोगों में बुखार भी हो सकता है और उसको फेरेंजो कंजक्टिवल फीवर बोलते हैं, बुखार हो जाता है। और बच्चों में लिम्फ नोड होते हैं जो कान के पीछे एक नोडुल की तरह कोई गुठली बन जाती हैं, जो फिर वो वायरस के उसके वजह से जब उसका बुखार सबसाइड हो रहा, लेकिन उसमें सिम्टोमेटिक उनको बुखार की दवाइयाँ देनी होती हैं कि पैनाडाल खाते रहें या पॉनेस्टान खा सकते हैं या बिरूफिन खा सकते हैं। लेकिन समटाइम्स अगर उनको गला खराब हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर तो एंटीबायोटिक भी उनको देनी होती है। तो ये कुछ लोगों में सिस्टमेटिक भी ये निशानियां मिलती हैं हमें। ठीक है। और ये जो खुद से डॉक्टर साहब एक बेटनीसॉल के ड्रॉप्स है, बहुत ज्यादा जो है वो आवाम में मकबूलियत हासिल कर चुके हैं जब से ये आई इन्फेक्शन हुआ है। तो ये खुद से जो है ड्रॉप्स का इस्तेमाल कितना मुज़िर सेहत हो सकता है, हमारी आंखों के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हार्मफुल है, क्योंकि जो कार्टिकोस्टेरॉइड है ये भी कार्टिकोस्टेरॉइड है। तो कार्टिसोन का कोई भी ड्रॉप होता है 2-3 चीजें नुकसान कर सकता है। एक तो अगर कार्नियल अल्सर मौजूद हो तो उसको खराब कर देता है, तो नजर भी खराब हो जाती है। दूसरा, एक कुछ लोगों में जैसे 40-50 साल के बड़े बच्चों में कम होता है, और ग्लाकोमा जो काला पानी, अगर ऑलरेडी उसमें कोई थोड़ा बहुत उसके चल रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर होते हैं ना या शुगर की प्री डायबिटीज अर्ली स्टेज चल रही होती है, तो कार्टिसोन फिर प्रेशर बढ़ा देता है आंख के अंदर। तो कुछ, मैंने खुद जाती तौर पर एक मरीज मेरे पास आया था जिसको एक बड़े कंसल्टेंट ने, उन्होंने उनको बताया मेरी आंख में खारिश होती है। उन्होंने ऐसे ही जनरल डॉक्टर था, उन्होंने उसको बेटनीसॉल लिख दिया। वो मेरी क्लिनिक में शाम को आया तो आंख पे हाथ रखा हुआ है, सख्त पेन हो रहा है। तो जब मैंने हिस्ट्री ली कि भाई हुआ क्या, तो उन्होंने बताया सर मैं एक बड़े डॉक्टर तो बड़े हॉस्पिटल में गया था, उनको मैंने बोला मुझे खारिश हो रही है, तो उन्होंने बेटनीसॉल लिख दिया। तो उनका प्रेशर बढ़ गया, तो जो सीवियर उनको पेन था तो जो मुझे कंट्रोल करना पड़ा। तो ऐसा एग्जाम्पल भी आ जाते हैं। तो हमें लोगों को चाहिए कि जब आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कोई फीस नहीं लगती, वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, अगर आप फीस नहीं देना चाहते। और हमारे मुल्क में तो मैं समझता हूँ जितना वेलफेयर का काम आई में हुआ है किसी में नहीं हुआ, न ENT में हुआ है न गायनी में। आंखों की तो पता नहीं कितनी हॉस्पिटल एक खैर ख्वाही मतलब खुल गई है वेलफेयर की,
मतलब जो मैं LRBT में काम कर चुका हूँ, LRBT ने सेंटर बनाए हुए हैं, जिन्ना का, सिविल का, और भी प्राइवेट में बहुत सारे आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों को चाहिए कि वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई इस्तेमाल न करें। और बीनाई के ऐसा होता है कि परमानेंट नुकसान हो जाता है कुछ लोगों का, जो बड़ा उनको भुगतना पड़ता है, फिर बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो चश्मा आशुभ जो इतना ज्यादा फैला हुआ है, ये ब्लैक चश्मा पहनने से इसकी कोई मतलब बचाव मुमकिन नहीं है? बस बचाव यही है कि आप हाथ ना मिलाएं। हाँ, बस ये होता है कि जो इसमें सिम्टम होते हैं, जो लोगों को परेशानी होती है, उसमें एक तो पानी आता है बहुत ज्यादा, दूसरा उनको फोटोफोबिया भी होती है, रोशनी को देखने से भी तकलीफ होती है। तो ये फोटोफोबिया में तो हेल्प करता है सन ग्लास जो होता है ना, तो रोशनी से तो बचाता है बाकी, लेकिन कंटामिनेशन से नहीं बचाता। बल्कि वो चश्मा अगर बार बार वो कहीं उतार के रखता है और उसके चश्मे को लोग अगर टच करते हैं, बच्चे उसके या फैमिली मेंबर, और वो आंख को लगाते हैं, तो इसका जैसे मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन वो चश्मा तो लगा सकते हैं, लेकिन स्प्रेड को चश्मा नहीं रोकता। हाँ, लेकिन उसको एक कंफर्टेबल कर सकता है। बाकी कोई ना लगाए तो उसका कोई जरूरत नहीं है, अगर उसको तकलीफ नहीं हो रही रोशनी से कोई इस तरह की। या कुछ लोग ये भी होते हैं कि दूसरों को पता ना चले कि मुझे ये हो रहा है, कितनी मेरी आंखें रेड हैं, तो कुछ लोग लगा लेते हैं। तो लेकिन कंपलसरी ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चश्मा आशुभ के हवाले से बात हो गई। मुझे एक और बात आपसे जो है वो मालूम करनी है यहाँ पर कि हमारे बच्चों की आई साइड आजकल बहुत ज्यादा वीक होती चली जा रही है, इसकी सबसे ज्यादा वजह क्या है? अच्छा, इसमें मजे की बात है, एक तो तमाम स्कूलों को, गवर्नमेंट को पाबंद करना चाहिए कि जब बच्चा स्कूल में दाखिल हो 5 साल की उम्र में, तो उनकी आई चेकअप जरूर वो करवा के आ जाए। उसमें एक तो हो जाता है कि अगर वो 5 साल में नहीं करवाते तो हमारी जो आंखों की जो डेवलपमेंट होती है नजर की, वो 9 साल तक होती है, तो वो बाद में परमानेंट लेजी आई बन जाती है और बच्चे को न चश्मा लगता है न नजर बढ़ती है। तो एक तो ये कानून बनाया जाना चाहिए कि तमाम, एक तो वालिदैन अपने बच्चों की 5 साल की उम्र में जरूर नजर चेक करवाएं आई स्पेशलिस्ट से। एक तो ये। दूसरा, आपने सवाल किया कि उनकी नजर क्यों कम हो रही है और चश्मा क्यों लग रहा है। असल में ये है कि हम लोग गूगल से नॉलेज का फायदा नहीं लेते हैं। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ स्टूडेंट्स को बोलता हूँ तो आप गूगल से फायदा लें, हर डेली उसको पढ़ा करें, आप सिर्फ मूवी न देखें। असल में चश्मा इसलिए लगता है कि ज्यादा न पढ़ने से लगता है, न ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल से लगता है, न ज्यादा लैपटॉप इस्तेमाल से लगता है। अच्छा। ज्यादा लैपटॉप के इस्तेमाल से लगता तो तमाम बैंकों में लोग सुबह से रात तक लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, तो सबको चश्मा लग जाता है। ऐसा नहीं होता है। और बाहर की दुनिया में, यूरोप में, जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में, तो लैपटॉप पे ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मतलब कंप्यूटर पे पढ़ाया जाता है, या मल्टीनेशनल में सारा काम। असल में चश्मा इसलिए लगता है, जैसे हमारे एक लाइट में हमने पढ़ा था फिजिक्स में, एक रिफ्रैक्शन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। जब हम लाइट फेंकते हैं तो जो ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है तो उसमें लाइट गुजर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, अगर वो ओपेक होता है, जैसे मैं टेबल पे फेंकूंगा लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट वापस आती है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है मीडिया, तो टेबल से वो गुजर, हाँ, शीशे के टेबल से गुजर जाएगी। बिल्कुल। तो हमारी आंख क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, जो इमेज बनता है बाहर से हमारी आंख में एंटर होता है, तो अंदर रेटिना पे एक प्रॉपर जगह पे फोकस होता है। अगर हमारे आई बाल, आंख का कोई भी हिस्सा, कार्निया हो या लेंस हो या कोई भी, उनके साइज में फर्क आता है, वो भी मिलीमीटर में, मतलब सेंटीमीटर में भी नहीं, मिलीमीटर बहुत बारीक होता है। तो उसमें अगर वो डिफरेंस आ जाता है साइज में, किसी की आंख थोड़ी छोटी हो जाए, किसी के आई बाल थोड़ा बड़ा हो जाए, तो वो इमेज जो है प्रॉपर जगह पे फोकस नहीं होता। अगर आई बाल बड़ा हो गया तो फोकस पहले गिरेगा, अगर छोटा हो गया तो क्रॉस करके पीछे जा रहा होगा। तो इसलिए उनको शीशे के जरिए प्रॉपर फोकस किया जाता है कि वो इमेज उसी जगह पड़े जहां हमारी आंख काम करती है, तो इसलिए वो चश्मा लगता है। ये ज्यादा पढ़ने से भी नहीं होता, तो बच्चों को कभी पढ़ने से न रोकें, लेकिन ये जरूर बोलें कि मिसयूज मोबाइल का, लैपटॉप का ज्यादा न करें, अपना टाइम वेस्ट न करें। गूगल पे अगर वो 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने दिया जाए। पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं तो 5-10 मिनट की ब्रेक जरूर कर लें। वो सब आदमी वैसे भी करते हैं, थक जाते हैं। तो मैं बाकी कंटिन्यू पढ़ने से बच्चों को न रोका जाए
तो उसके कोई उससे असर नहीं पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो जैसा अक्सर बुखार हो जाता है, बच्चों को बुखार हो गया या कोई उल्टिया मोशन हो गया, डायरिया हो गया, उसके बाद भी आईसाइट वीक हो जाती है, ऐसा भी होता है? नहीं, परमानेंट तो देखो नहीं होती, टेम्पररी तो हो जाएगी, क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन अगर हो रही है, प्रॉपर उनका अगर पानी उनको नहीं दिया जा रहा, तो ये तो एक नॉलेज तमाम लोगों को सिलेबस में भी एक लेसन डाला है कि किसी भी बच्चे को कभी भी आप मोशन हो रहे हैं तो पानी नमकोल देते रहेंगे। अगर वो बच्चा 10 मोशन भी करता है लेकिन 10 दफा वो उसको नमकोल देंगे तो वो कभी भी बच्चा मर नहीं सकता, उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। क्योंकि जितना, हाँ, अगर बच्चे को एट अ टाइम दोनों चीजें हैं, मोशन भी है उल्टी, तो उसको तो फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, क्योंकि दोनों चीजों को मेंटेन घर में नहीं किया जा सकता। अगर एक चीज है उसको सिर्फ मोशन, तो वो जितना पानी उतना वो मोशन में निकाल रहा है उतना उसको पिलाते जाएंगे तो भले वो 10 भी करेगा। मोस्टली जो मोशन भी होते हैं वो वायरल होते हैं, तो वो सबसाइड हो जाते हैं। कुछ बच्चों में बैक्टीरियल या वो हो जाते हैं, नहीं तो मेजॉरिटी हमारे पास जो डायरिया हो रही होती है वो वायरल होती है, तो वो भी अपने टाइम के साथ सबसाइड हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफा अगर बच्चों की आइज जो है वो रिड्यूस हो गया, नंबर रिड्यूस हो गया, तो उसके बाद रिकवर हो सकता है, चांसेस होते हैं? नहीं, देखो जो माइनस नंबर है ना वो तो बढ़ता रहता है, वो खत्म नहीं होता। प्लस वाला जो हाइपरमेट्रोप होते हैं वो कुछ टाइम के बाद उनका रिड्यूस होता है या कम हो जाता है, मैंने प्लस नंबर वाले जो, बाकी माइनस वाला उनका नहीं होता। बाकी जो एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि लेसिक के जरिए उन बच्चों का चश्मा हटाया जा सकता है, जो वो भी उसमें 2-3 चीजें जरूरी हैं। एक तो उनकी उम्र 18-20 साल हो जाए, दूसरा ये देखा जाए कि उनका नंबर अभी दोबारा बढ़ नहीं रहा, पिछले 6 महीने में, साल में वही नंबर है जो पहले नंबर था, और तीसरा उनकी एक हम डेप्थ देखते हैं कि उसकी कहानियां की थिकनेस प्रॉपर है, जो उस पे लेजिक का अमल किया जाएगा, उसको जो कट दिए जाएंगे तो वो बर्दाश्त कर लेगी कहानियां। तो ये देख के तो तमाम बच्चों को, या वो लड़कियां लड़का हो तो उनका चश्मा फिर हट सकता है, और दिन ब दिन इसमें तरक्की आ रही है, और 10-20 साल के बाद और भी नई टेक्नोलॉजी आ जाएंगी तो उनका चश्मा खत्म हो सकता है। लेकिन जिनका 1 नंबर का चश्मा है या 2 नंबर का, उनको तो नेचुरल चश्मा ही लगाना चाहिए, क्योंकि सर्जरी इज ऑलवेज रिस्क, भले वो हजारों में किसी एक की खराब हो सकती है। अच्छा, ये भी मुमकिन है? वो तो सर्जरी तो आप कोई भी करते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना घोड़े सवार कभी गिर सकता है ना, या हम गाड़ी चलाते हैं तो कभी एक्सीडेंट हो सकता है, तो जरूरी नहीं है वो ऑपरेशन से ही खराब हो, कभी उसकी कंटामिनेशन कर दी उसने, घर में मेला हाथ लगा दिया तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह जैसे लेंस लगाते हैं तो कांटेक्ट लेंस से भी कभी इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, प्रॉपर उसकी सफाई नहीं रखते। तो अगर उनका नेचुरल वो सही चल रहे हैं तो ठीक है। बाकी जिनका हाई नंबर है, 8 नंबर है, 10 नंबर है, जिनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उनको तो इस तरफ जरूर वो मौका लेना चाहिए और अपना लेजर करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये लेजर ट्रीटमेंट जो आपने बताया, क्या ये पेनफुल होता है? नहीं, पेनफुल नहीं होता ना, उसको एनेस्थीसिया ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो आंख सुन्न हो जाती है, तो पेनफुल नहीं होता। ठीक है डॉक्टर साहब, और कोई आप पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को आंखों के हवाले से? बस सबसे यही पैगाम है कि देखो ये वायरस है और आप लोग ठंडा पानी लगाता रहें, लेकिन दूसरों तक नहीं फैलाएं। उसके बाद जो मैंने बताया कि अपने हाथ भी आप 1-2 घंटे में वॉश करें, और जो आपको ड्राप डाल रहा है उसको भी बोलेंगे ड्राप डालने के बाद वो अपना हैंड वॉश कर ले। आप अपने कपड़े, रुमाल, तौलिए या बुरके से खवातीन अपनी आंख को साफ न करें, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, और टिश्यू पेपर टेबल पे रख न दें, वो अपने ऐसी जगह रखें दूसरा उसको हाथ नहीं लगाए या उसको डिस्पोज करते रहें। तो मैं समझता हूँ हमारी चीजों को, जिसको भी इन्फेक्शन है उसकी चीजों को दूसरा टच नहीं करे, कि उसके बच्चे अपने बाप की मोबाइल उठा रहे हैं या अम्मा की मोबाइल उठा रहे हैं, तो इसलिए उनकी भी आंखें खराब हो रही हैं। तो अगर हम इस तरह का ख्याल रखेंगे तो हम दूसरों को भी बचाएंगे, और ये फिर आशुबे जो बीमारी है ये जल्दी खत्म भी हो जाएगी। नहीं तो वो फैलती ही रहेगी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। तो ये हमारे हाथ में है, और हमारे स्कूल वालों को भी मैं बोलूँगा, तमाम स्कूल बच्चों को हैंड वॉशिंग की जरूर सिखाएं कि 20 सेकंड तक हम हाथ जो धोते हैं वो कैसे धोने हैं, फर्स्ट स्टेप कैसा है, सेकंड कैसा है,
ये तमाम हमारे बच्चों को आना चाहिए। और कोई भी चीज जब हम खाते हैं या पीते हैं या जिसको, तो हमें उस खाने से पहले अपने हाथ वॉश करें। और जब आप टॉयलेट से निकलते हैं तब भी आपको हाथ वॉश जरूर करने हैं, नहीं तो उससे कंटामिनेशन होती है। जिनको टाइफाइड होता है वो अपने जब टॉयलेट से निकलते हैं अपने हाथ बराबर नहीं धोते तो वो दूसरों तक फैला देते हैं। तो हमें दूसरों को भी बचाएं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आई ड्रॉप्स के हवाले से भी मैं चाहती हूँ यहाँ पे आप पैगाम देते जाइए कि आई ड्रॉप्स की जो है वो एक मुद्दत होती है, जो आपने बात की थी, बहुत उम्दा बात की थी, लोग इस बात को अवॉइड कर देते हैं। मैं चाहती हूँ यहाँ पर आप वो बात कोट करें एकदम। हाँ, उसमें देखिए ना, बोतल पे तो लिखा होता है, उसकी ना टाइम होता है, उसकी हाँ। एक्सपायरी डेट। लेकिन होता क्या है, जब वो इस्तेमाल किया जाता है, उसका ढक्कन खोला जाता है, बंद किया जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया उसके जो आना शुरू हो जाते हैं, उस पे बाटिल पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, जैसे जितनी दफा टच करते हैं या इन्फेक्टेड तो वो जो अगर महीना 2 महीना हमारे घर में जब पड़ी होती है बोतल, तो वो उसको कंटामिनेशन की वजह से उसको मना किया जाता है। अदरवाइज उस पर डेट होती है एक्सपायरी। तो लोगों को चाहिए कि वो अपना उस पर सही अमल करें। महीने के बाद अगर खोली हुई है पहले तो उसको इस्तेमाल न करें और अपने हैंड वॉश प्रॉपर करें और प्रॉपर तरीके से डालें दवाइयाँ, और डॉक्टर के मशवरे के बगैर ड्रॉप्स तजर्बा न करें कि अपनी आंख की, अगर किसी के 100 में से 2 एक की भी खराब हो जाए या 1000 में एक की भी खराब हो जाए तो ये एक हमारे कम्युनिटी का नुकसान है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयपाल साहब आपका, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर जयपाल, इन्होंने हमें चश्मे आशूब के हवाले से बताया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को एहतियात बरतनी है। यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। दिल भाई जी बिल्कुल, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सब। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हमने आपको चश्मे आशूब के हवाले से बताया, देखा, आप लोगों ने बात सुनी, आप लोगों ने डॉक्टर साहब की कि ऐसा कोई मसला नहीं है, बस हमें जो है वो हैंड वॉशिंग करनी है, बार बार हाथ धोने हैं। जो हमें कोविड सिखा के गया था ना सबक, वही हमने दोबारा से सीखना है। और अब हमने इसको, मतलब ये नहीं कि किसी को देखने से, जैसे अक्सर होता है किसी की बेचारे की आई इन्फेक्टेड हुई हुई है और हम उसको देख के मुंह बना रहे होते हैं कि लो बताओ ये ग्लासेस भी नहीं पहने, हमें भी लग जाएगी, या आंखों में कुछ होने लग जाता है। जैसे ही किसी आई इन्फेक्टेड बंदे को हम देखते हैं जिसको चश्मा आशूब हुआ होता है, हम यही सोच रहे होते हैं कि अल्लाह इसको देखकर एक अजीब सी आंखों में हमारे खटक हो रही है, अजीब सी चुभन हो रही है और हमें भी हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी मसला लाहक नहीं हो सकता, आपको नहीं होगा जब तक आप उस इन्फेक्टेड बंदे से हाथ ना मिलाएं। और हाथ मिलाने के बावजूद भी ये मोस्ट प्रोबेबली ये चांस नहीं है कि आपको हो जाए, क्योंकि उनकी जो आंख का लुआब है, जो आंख का जो एक लुआब होता है, जो पानी बह रहा होता है, वो अगर उनके हाथ पे लगा हुआ है और आप उनसे हाथ मिला लेंगे, देन आप जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई चांस नहीं है। और इसकी मुद्दत जो है हर किसी का पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी को 2 दिन में भी ठीक हो जाता है, किसी को 1 हफ्ते में ठीक होता है, किसी को 10 दिन भी लग जाते हैं। तो इसमें खुदारा खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ठंडा पानी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुद से जो ड्रॉप्स का इस्तेमाल है, ये जो हमारे मेडिकल स्टोर्स पे हम लोग जाकर मेडिकल स्टोर वाले भैया से जो है वो बाय कर लेते हैं ड्रॉप्स, और बड़े मजे से खुद से जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं। हम पाकिस्तानियों के पास बहुत टैलेंट है, हम लोग जो है वो आंखों के भी डॉक्टर बन जाते हैं, हम लोग पेन किलर भी खा के अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला लाहक हो तो हम बोलते हैं कि भाई वो हमारे घर के पास जो मेडिकल स्टोर वाले भैया उनके पास जाओ और तमाम किस्म की दवाइयां जो है वो हम लोग हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये दवाइयों को खरीदना और इस तरह से जो है खरीदो फरोख्त, वो हमारी जान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। खास तौर पे जो हमारी ये जो मेन बेसिक चीजें हैं, मतलब आंखें सबसे बड़ा दिया हुआ अल्लाह ताला का तोहफा है, इसके बगैर तो हमारी दुनिया ही अधूरी है ना। हमारा विजन क्लियर नहीं होता जब तक हम सही से देखते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आंखों में कुछ ब्लरनेस आ जाती है, ब्लर हो जाता है सब कुछ, तो कितना अजीब लगता है। तो इसी वजह से भैया आप लोगों से कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं उनको भी आंखों का मसला हुआ, सब ने जाकर खुद ही से ड्रॉप्स ले लिए। आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करें, एक डॉक्टर के पास जाएं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और जाकर उनसे जो है वो अपना मसला शेयर करें। हो सकता है कि आपका मसला जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो, क्योंकि हर किसी के साथ अलग प्रॉब्लम है। किसी का सीवियर प्रॉब्लम है, किसी का कम प्रॉब्लम है, किसी के साथ जो है वो माइनर सा है, 2 दिन में भी ठीक हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है, इसकी वजह से गले में दर्द हो रहा है, इसकी वजह से कुछ लोगों को बुखार हो रहा है, किसी को टॉन्सिल्स हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जो है ये प्रॉब्लम बढ़ती
बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं कराची की बात करूं तो मैं तो हर किसी को देख रही होती हूँ, अगर मैं किसी क्लिनिक जाऊं या किसी शॉपिंग सेंटर जाऊं या कहीं पर भी जाऊं तो वहां पर कोई ना कोई मतलब बंदा जो है या बंदी 10 से 15 लोग जो है वो आई इन्फेक्टेड में मुब्तला हुए हुए, सबके आई इन्फेक्शन हुए हुए सबको, और सबके साथ यही प्रॉब्लम है, किसी की ज्यादा तो किसी की कम। तो आप लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, और अगर सिवियर हो रहा है मतलब ज्यादा मसला बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से रुजू करें, अपने आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फीस ज्यादा है तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया था, वजह फरमाया था कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जाके भी आप एक नॉर्मल चीज तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि हम कौन सा ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। और इसमें कोई ऐसे ड्रॉप्स भी इतने ज्यादा महंगे नहीं होते, लेकिन आपको मसला ये कि आप अपनी आंखों को जो है प्रायोरिटी दें, आप अपनी आंखों को अहमियत दें। ये चीज कि भाई हो रही है, सबके साथ हो रही है, हम भी ड्रॉप्स इस्तेमाल कर लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन हर किसी का मसला एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी को, मैंने जैसे पहले भी बोला कि किसी को 2 दफा 2 दिन में सही हो रही है, किसी के 3 दिन में सही हो रही है, किसी को 10 दिन भी लग रहे हैं, और इसकी वजह से आंखों में बहुत ज्यादा चुभन है, बहुत ज्यादा दर्द है, और जो रेडनेस ज्यादा हो रही है ना, आपको नहीं पता आपकी आंखें जो है उसके अंदर कितनी वेन्स हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं। मुझे दिल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो दोबारा रिपीट कीजिए ताकि मुझे आवाज आ जाए। तो नाज़रीन, आप लोग जो है अपना ख्याल रखें, अपनी ज़ात का ख्याल रखें, अपनी आंखों का ख्याल रखें। और जब ख्याल की बात आई है तो ये ख्याल मुझे बड़ी ज़ोर से और शोर से आया है कि हमारे मुल्क में जो महंगाई की शरह है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। ये मुस्कुराहट के साथ बोलने की वजह यह है ताकि आप लोगों के जो, मेरे भी सीने पे सांप लौटते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो है वो भाई, हम जो लोगों का बड़ा एक परसेप्शन होता है कि यार मीडिया पे बैठ के ये बात करना जो है बस इनके घर में तो मसले होंगे नहीं, या इनको तो कोई मसले नहीं होंगे, इनका बिजली का बिल और इनके खाने पीने की अशिया। भैया हमारे साथ भी तमाम मसले हैं जो आपके साथ हैं, हम भी उसी चीज को फेस करते हैं जो आप फेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इतनी ज्यादा महंगाई हो गई। बिजली के बिल का अगर मैं जिक्र करूं तो पता नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगी लफ्जों में। जब मैंने इस दफा का बिजली का बिल अपना हाथ में लिया, मैं देखा तो मैंने कहा अल्लाह अकबर, इतनी बचत करने के बावजूद भी कि एक टाइम 6 घंटे में फ्रिज बंद कर देती थी कि यार चलो बंद कर दो, एसी मैंने नहीं चलाया। उसके बाद जो है, अच्छा हमारे साथ कॉल पर मौजूद है इद्रिस सराई साहब, उनसे जानते हैं महंगाई का हवाल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुझे इद्रिस साहब की आवाज नहीं आ रही। हेलो, अच्छा हमारे साथ लाइन पे हैं भी या नहीं? अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है जनाब। इद्रिस सराई साहब हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ कॉल पर मौजूद थे, उनसे हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से, क्योंकि ये जो जिन है ये बेकाबू होता चला जा रहा है। आवाम में जो है एक अजीब सी गहमा गहमी गुस्सा पाया जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार आगे होगा क्या। जिसकी तनख्वाह 50,000 है या वो डबल भी मेहनत करता है, 2 जॉब्स भी कर रहा है, घर में हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे, फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि चीजें जो है वो महंगी से महंगी तर होती चली जा रही है। कोई चीज पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो एक हफ्ते के रेशो में। कल मेरी पड़ोसन मेरे घर आई, मुझसे बात करी थी, कहने लगी तुम्हें चीनी पता है कितने रुपए किलो हो गई है? मैंने कहा नहीं मुझे तो आइडिया नहीं है, 180 का आइडिया था, वो भी मेरी एक दफा बात हुई थी तो मुझे पता चला कि अच्छा 180 रुपीज किलो हो गई है चीनी, लेकिन फिर पता चला कि इतनी ज्यादा, मतलब 200 रुपए के करीब हो गई है, दूध 250 रुपए के करीब हो गया है। अल्लाह अकबर, पेट्रोल, हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है। इद्रिस सराई साहब कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी इद्रिस साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुस्कुराते सुबह में ऑन कॉल वेलकम कहते हैं। बताइएगा महंगाई की सूरत हाल, कुछ काबू पाया गया या फिर अभी भी ये जिन बेकाबू है? जी बिल्कुल, महंगाई का जो जिन है ना वो अभी तक बेकाबू है और इसको पकड़ने में हर बंदा ही नाकाम है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बताऊँ कि बात अगर चीनी की अगर हो रही है तो चीनी के हवाले से जी जी, अच्छा अचानक से आवाज गायब हो गई। चीनी की जो रेट है ना वो, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपका इद्रिस सराई साहब। अब यहाँ पर टाइम हो गया है न्यूज ब्रेक का, हम लोग बढ़ते हैं न्यूज ब्रेक की जानिब और आप लोग कहीं जाएगा मत। मेट्रो वन न्यूज लेकर आ रहा है बहुत सारी खबरें, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।